दोस्तों नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर शंकर सिंह और आप सबका स्वागत करता हूं डॉक्टर शंकर वेट वर्चुअल क्लासेस में। आज हम लोग एक नए प्रोटोकॉल के साथ आए हैं। टेटनस एक बीमारी है जो जानवरों के लिए जानलेवा मानी जाती है और इससे कई बछड़ों की जान चली जाती है। बछड़ा हो या बछिया हो, उसका जान बचाना अति आवश्यक है। तो मैंने जो अपना एक्सपीरियंस किया है उसके बेसिस पे आज मैं एक नया ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बताऊंगा जिससे आप जानवरों के टेटनस होने के बाद भी जान बचा सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि टेटनस का इम्पोर्टेंस क्या है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो काफ है वो डेयरी सेक्टर के पिलर माने जाते हैं और आज जब से सेक्स सीमेन आ गया है, काफ को जिंदा रखना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जो सेक्स सीमेन होता है उससे सिर्फ फीमेल काऊ पैदा होती है या फीमेल काफ आता है और उसको काऊ बना करके किसान को फायदा दिलाना अति आवश्यक है। इसलिए किसी भी हाल में काफ को बचा के रखना है ताकि वो काऊ हो सके और अगले किसान को फायदे के लिए वो दूध दे सके। अगर हीफर आपके पास सेक्स सीमेन से आई है तो, या काफ आपके पास सेक्स सीमेन से पैदा हुआ है तो अगर प्रॉफिटेबल आप फार्मिंग करना चाहते हैं या किसानों को फायदा पहुंचवाना चाहते हैं तो उनके बछड़ों को जिंदा रखना आवश्यक है। आप जानते हैं कि टेटनस जानलेवा होता है और इसमें अगर बात करें तो काफ में जो सबसे ज़्यादा टेटनस का कारण है वो है नेवल कॉर्ड डिराइव्ड टेटनस। इसे हम लोग नेवल कॉर्ड डिराइव्ड टेटनस कहते हैं, क्योंकि जो उनका नेवल नाभि जो होती है, पैदा होने के बाद वहाँ से वो माँ से अटैच रहता है, पैदा होने से पहले, पैदा होने के बाद वो सूखता है। अक्सर वहाँ पे कंटामिनेशन मिट्टी का या किसी चीज़ का, गोबर का होता है, जिसके चलते वहाँ पे टेटनस का बैक्टीरिया और स्पोर पहुँचता है और फिर वहाँ पे उसको अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है तो फिर वो ग्रो करता है और अपना जहर फैलाता है, जिससे काफ की मौत हो जाती है। हालांकि ये माना जाता है कि जो काव या कैटल या बफलोज हैं ये टेटनस के लिए मॉडरेटली रेसिस्टेंट होती हैं। अगर आप देखेंगे तो घोड़ों में या भेड़ों में टेटनस, या बकरियों में या हम लोगों में टेटनस ज़्यादा होता है और हम लोग ज़्यादा उसके लिए सेंसिटिव हैं। लेकिन हम लोग पाते हैं कि भैंसों में और गायों में भी और उनके बछड़ों में टेटनस होता है। तो इसलिए हमें अक्सर अपने क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में टेटनस बछड़ों में मिलता है और क्लिनिकल एक बार साइन आ जाता है उसके बाद लगभग कोई ट्रीटमेंट ना के बराबर ऐसा माना जाता है। लेकिन हमने खुद से अपना एक एक्सपीरियंस मैं शेयर करने जा रहा हूँ जिसको आप अपना करके इस केस को भी ट्रीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं कि लक्षण क्या होते हैं टेटनस के। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो टेटनस आप सभी को पता है कि ये खा नहीं पाएगा और पूरी की पूरी मसल जो है वो स्टिफ हो जाती है, स्टिफ होकर खड़ा होता है और ऐसे खड़ा होता है जिसे 100 हॉर्स स्टांस कहते हैं। अगर आप देखेंगे 100 हॉर्स स्टांस का मतलब ये होता है कि जो कारपेंटर्स होते हैं अपने लकड़ियों को स्मूथ बनाने के लिए एक रैंप बनाते हैं, उसे 100 हॉर्स कहा जाता है। यानी कि उनका दोनों आगे का पैर आगे होता है और पीछे का पैर पीछे होता है। तो यहाँ भी आप देखेंगे उसी तरह का कुछ स्टांस है, इसको हम लोग 100 हॉर्स स्टांस कहते हैं, या सिंपल शब्दों में कहें तो उसे काठ का घोड़ा कह सकते हैं आप। काठ के घोड़े की तरह स्टांस आता है, पूरी गर्दन अकड़ी रहती है, कान खड़ा रहता है, पीछे का पैर पीछे खिंचा रहता है, मतलब पूरे शरीर में अकड़न सी रहती है। तो इस तरह के अगर बछड़े को सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप टेटनस के लिए सस्पेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो हाइपरेस्थेसिया एक साइन होता है। इसमें जैसे आप काफ को टच करेंगे वो एकदम से चौंक जाता है, या कोई साउंड प्रोड्यूस होता है, जैसे कोई बाल्टी का या बकेट का सडन साउंड प्रोड्यूस होता है तो वो चौंकता है, उसको हम लोग हाइपरेस्थेसिया कहते हैं। तो ये भी एक इंडिकेटर है कि आपके काफ को टेटनस हो सकता है। दूसरा चीज, इतना अकड़ जाता है कि वो खुद से खड़ा नहीं हो पाता है। एक बार पड़ जाएगा तो खुद से उसके पास कैपेसिटी नहीं रहती है कि वो खड़ा हो पाए, ये एक अलग लक्षण आता है। इसके सिवाय आप देखेंगे तो मैसेटर मसल का स्पाज्म होता है, जिसके चलते जो जॉ होता है यानी कि उसका मुंह जो होता है लॉक हो जाता है। आप कितना भी कोशिश करेंगे मुंह खोलने का, लेकिन वो खुल नहीं पाता है, इसे हम लोग लॉक जॉ कंडीशन कहते हैं।
इसके साथ आपने जैसे देखा कि सारे मसल में लगभग एस्पास्टिसिटी आती है, यानी अकड़न आती है। तो इससे गर्दन का भी अकड़न आ जाएगा, कान के मसल में भी अकड़न आएगा और टेल में भी अकड़न आता है। इसलिए ये जो टेल है स्पेसिफिकली हैंड पंप की तरह दिखता है, हैंड पंप लाइक टेल दिखता है, और इसको हैंड पंप शेप टेल एक टिपिकल इंडिकेटर माना जाता है कि अगर इस तरह का है तो उस काफ को टेटनस होगा, अगर हमेशा इस तरह से टेल अकड़ के रहता है तो। और अलग जो साइन है अगर आप देखेंगे तो थर्ड आईलिड का प्रोलैप्स होता है। यहाँ पे आईलिड, दो आईलिड होती है, एक अंदर में भी आईलिड होती है। उसको प्रोलैप्स को अगर आपको चेक करना है तो आपको मेडियल कैंथस ऑफ आई पे टैप करना होता है, या आप उसके चीन को पकड़ के झटके से जर्क करेंगे तो थर्ड आईलिड ऊपर आ जाती है और फिर धीरे धीरे रिलीज होती है। तो ये दो मेथड है जिसके बेसिस पे आप प्रोलैप्स ऑफ थर्ड आईलिड को चेक कर सकते हैं। इसके अलावा रेस्पिरेटरी मसल का स्टिफनेस होगा तो सांस लेने में दिक्कत होगी, तो उस काफ को सांस भी लेने में दिक्कत होती है और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस रहता है। जब रेस्पिरेटरी उसको सांस नहीं मिल पाती है तो एकदम से खींच के सांस लेता है, तो पूरी जो नाक होती है पूरी की पूरी खुली हुई दिखती है, एकदम लगता है कि जैसे एकदम पूरा नाक नकुआ जो है उसका नॉस्ट्रिल है वो वाइड है, ओपन है। तो ये सारे अगर लक्षण आपको मिलते हैं तो आप काफ को सस्पेक्ट कर सकते हैं टेटनस के लिए। यहाँ आप देख सकते हैं कि फुल्ली स्टिफ काफ है, गर्दन पूरी पीछे की तरफ चली जाती है, कान हमेशा इरेक्ट रहता है, टेल जो है हैंडपम्प जैसा है। डिपेंड करता है कि क्या स्टेज है उस तरह के आपको सिम्टम्स आते हैं। यहाँ भी आप देखेंगे तो ये भी दोनों काफ जो हैं ये एकदम से स्टिफ हैं, और ये यहाँ पे ये तो बफलो काफ है, और बाकी का ये तीन काफ, पहले वाले जो दो काफ थे ये कैटल काफ हैं। इनमें जो कॉमन चीज हमको मिलती है अगर काफ है तो अक्सर आपको नेवल कॉर्ड में यहाँ पे एब्सेस या वुंड मिलता है। यहाँ आप देख सकते हैं ये गैंग्रीन हो जाता है। जब ये बैक्टीरिया जो है इसका स्पोर तब तक नहीं मल्टीप्लाई करता है, प्रोलिफरेट करता है, टॉक्सिन तब तक नहीं बनता है जब को उसको सुटेबल कंडीशन ना मिले। तो उसको सुटेबल कंडीशन होने के लिए एक तो वुंड चाहिए, घाव चाहिए, और उसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो स्टेटस है यानी कि वो एनारोबिक होना चाहिए। ऑक्सीजन हवा जब लगेगा, काफ़ी पंचर वुंड होगा जहाँ पे हवा का प्रभाव नहीं होता है, तो एनारोबिक कंडीशन जब क्रिएट होगा उसी समय ये प्रोलिफरेट करता है और टॉक्सिन रिलीज करता है। तो अक्सर हम लोग काफ में नेवल कॉर्ड डिराइव्ड वुंड ही पाते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे छोटा सा पस आ रहा है, हमने जैसे थोड़ा सा उसे स्टिमुलेट किया है। इस बफलो काफ के भी नेवल कॉर्ड में इन्फेक्शन है। तो जब भी आप टेटनस के लिए सस्पेक्ट करें किसी काफ को, आप नेवल कॉर्ड जरूर देखें, क्योंकि वुंड का डिटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप सही से इलाज करना चाहते हैं तो। इसके अलावा आप इस बैक्टीरिया का कल्चर भी कर सकते हैं। अगर डायग्नोसिस आपके पास लैब है तो आप रॉबर्टसन कुक मीडिया होता है उसको एनारोबिक कंडीशन में आप कल्चर करेंगे तो आपको स्पोर्स मिलते हैं। आप टेनिस रैकेट जैसे स्पोर्स मिलते हैं, या आप इसको कह सकते हैं कि हैमर शेप्ड, यहाँ पे जो टर्मिनल होता है वो राउंड होता है और एक डंडा सा बना होता है। अगर इस टाइप के आपको स्पोर्स मिल रहे हैं तो हम लोग उसको मानते हैं कि इसको टेटनस का इन्फेक्शन है। तो ये जनरली फील्ड में आपको नहीं हो पाएगा, लेकिन आप क्लिनिकल सिम्टम के बेसिस पे भी टेटनस को डायग्नोस कर सकते हैं। अब डायग्नोसिस आपने कर लिया है तो रही बात ट्रीटमेंट करने की। तो ट्रीटमेंट क्या करना है? एक तो आपको बैक्टीरिया को मारना है और बैक्टीरिया के अगेंस्ट में सेल्फ प्रोटेक्शन बनाना है। दो काम होता है, एक बैक्टीरिया को हमें मार देना है और दूसरा उस जानवर का एंटीबॉडी या प्रोटेक्टिव लेवल इस लेवल का बनाना है ताकि वो खुद उससे फाइट कर सके। तो ट्रीटमेंट में अगर आप देखेंगे तो एंटीबायोटिक जो सिलेक्ट किया जाता है वो प्रोकेन पेनिसिलिन होता है, या लॉन्ग एक्टिंग पेनिसिलिन भी आप ले सकते हैं। प्रोकेन पेनिसिलिन शॉर्ट एक्टिंग होता है और इनिशियली 2 से 3 दिन आपको शॉर्ट एक्टिंग पेनिसिलिन यूज करना चाहिए। अगर इसका डोज की बात करें तो 22 से 44 हज़ार यूनिट पर केजी बॉडी वेट के अनुसार से दिया जाता है। एवरी 6 to 8 आवर्स में आपको रिपीट करना होता है। 2-3 दिन के बाद आप लॉन्ग एक्टिंग भी ले सकते हैं और उनका ड्यूरेशन कम कर सकते हैं। तो ये एनारोबिक बैक्टीरिया के लिए बेस्ट है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए बेस्ट है। इसके अलावा आप चाहें तो एड ऑन में मेट्रोनाजोल भी यूज कर सकते हैं, जिससे कि बैक्टीरिया
का फर्दर प्रोलिफरेशन ना हो और टॉक्सिन का फर्दर प्रोडक्शन ना हो। अगर उसे जिंदा हमें रखना है तो आप जानते हैं कि इसमें जो मौत होती है थोरैसिक मसल के स्पाज्म के चलते होती है, सांस नहीं लेने के चलते होती है, तमाम तरह की स्पास्टिसिटी आती है। तो आप मसल रिलैक्सेंट यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग डायज़ेपाम यूज करते हैं रिकमेंडेड डोज पे, और जब जितना रिक्वायर्ड है, जिस तरह से लेवल रिक्वायर्ड है, उस तरह से आप डायज़ेपाम या अदर मसल रिलैक्सेंट जिनको मसल रिलैक्सेंट पावर है उसको यूज करना चाहिए। इसके अलावा आप सपोर्टिव थेरेपी एज पर रिक्वायरमेंट, अगर काफ का बिल्कुल लॉक जो है, कुछ भी नहीं खा पा रहा है, तो आपको फ्लूइड थेरेपी करना पड़ेगा। अगर बहुत दिनों से ज़्यादा परेशान है और आगे आपको न्यूरो सपोर्टिव देने पड़ेंगे, या जो भी नीड है उस समय का, उसके अनुसार से आपको उसके काफ का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो ये तो बेसिक ट्रीटमेंट है जो हर जगह पे अवेलेबल है। 5 से 7 दिन तक आपको इस पे रखना पड़ता है। इसके अलावा जो नया प्रोटोकॉल है, मैं जो कह रहा था कि उसके इम्यून सिस्टम को कैसे डेवलप करना है। होता क्या है कि जब भी ये टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है तो उसके बाद उसको प्रोटेक्टिव एंटीबॉडी काफ में डेवलप नहीं होती है। ऐसा इसलिए होता है कि इतना पोटेंट ये टॉक्सिन है कि ये एंटीजेनिक होने से पहले ही उस अमाउंट में आता ही नहीं है कि ये एंटीजेनिक हो, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करा पाए, उससे पहले ही काफ की मौत हो जाती है। तो जो रिकवर भी होते हैं उनमें भी उस टॉक्सिन के खिलाफ एंटीबॉडी प्रोडक्शन नहीं होता है। तो हमने क्या किया, नए प्रोटोकॉल में हम लोग टेटनस टॉक्सोइड को एज ए थेरेपेटिक यूज किए, और इसका प्रोटोकॉल हमने इंपॉर्टेंट अपने आप खुद एनालाइज किया है और हमने कई काफ को ठीक भी किया है। आगे हम लोग देखेंगे, वीडियोस भी दिखाएंगे, फोटोज भी दिखाएंगे, जिसमें आपको फेथ और आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि रियली इस मेथड से और इस प्रोटोकॉल से काफ को ट्रीट किया जा सकता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, टेटनस टॉक्सोइड जिस दिन हमारे पास काफ आता है डे 0 पे, उस दिन इंजेक्ट करते हैं, और उसके बाद उसका 2 बूस्टर करते हैं, डे 3 पे और डे 7 पे। हमारा मकसद ये है कि हम अगर बार बार बूस्टर और फास्ट प्रोटोकॉल पे बूस्टर करेंगे तो उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनेगा, और वो एंटीबॉडी फर्दर उसके टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करेगा। यानी कि हम उसको प्राइम करते हैं, उस एनिमल के काफ को प्राइम करते हैं कि वो खुद एंटीबॉडी बनाए और जल्दी से एंटीबॉडी बनाए, क्योंकि आप जानते हैं कि ये फैटल है, 7 से 8 दिन के अंदर इसकी मौत भी हो सकती है काफ की। तो इसलिए यहाँ पे हमने प्रोटोकॉल को थोड़ा चेंज किया। किताबों में आप पाएंगे कि सिर्फ एक बार इंजेक्ट किया जाता है, लेकिन हमने उसे डे 3 और डे 7 पे किया, जिस तरह से पोस्ट बाइट वैक्सीनेशन करते हैं। आपको रेबीज से बचना है तो 0, 3, 7 पे वैक्सीनेशन करते हैं। 7 के बाद हम इसलिए रोक देते हैं कि 7 के बाद हमारे जनरली काफ ठीक होने लग जाते हैं, जो 7 दिन तक बचा रहता है उसमें एंटीबॉडी इससे बूस्ट होके फास्ट लेवल में एंटीबॉडी बन जाती है और ये प्रोटेक्ट करता है। तो ये एक प्रोटोकॉल हुआ। दूसरा, इसके साथ आप चाहें तो साथ ही साथ एंटीबॉडी भी यूज कर सकते हैं। ये पहले एंटी टेटनस सीरम आता था, वो अवेलेबल नहीं है मार्केट में। यहाँ टेटनस इम्यूनोग्लोबुलिन के नाम से आता है। ये थोड़ा कॉस्टली है, 500 यूनिट का और 250 यूनिट का आता है। इसको भी आप यूज करेंगे तो इसके देने के पीछे मकसद ये है कि जो टॉक्सिन रिलीज हो गया है उसको ये न्यूट्रलाइज करेगा, और ये लगभग 10 दिन तक उसे टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करते रहता है। लेकिन इसके देने का तरीका इंपॉर्टेंट है कि कैसे आप देंगे तो जल्दी रिकवरी होगी। ये कॉस्टली भी है, लगभग 1200 रुपये का आता है 500 यूनिट। तो आपको ओनर का भी बात करना पड़ेगा कि वो अफोर्ड कर सकता है कि नहीं कर सकता है। उसके बाद आप इसको एड ऑन कर सकते हैं। अगर एड ऑन नहीं किया, टॉक्सोइड से भी किया, हमने करके देखा है, उससे भी काफ लगभग ठीक हो जाते हैं अगर 4, 5, 7 दिन तक जिंदा रहते हैं तो। बट इसको अगर आप दे देंगे तो ये एड ऑन हो जाएगा और वो जल्दी ठीक हो जाएगा। इसके लिए सबसे पहले आपको इसको इंट्राथीकली देते हैं। इंट्राथीकल मतलब कि आपको CSF में डायरेक्टली देना है। तो इसके लिए आप लंबोसेक्रल स्पेस को साइड बना लीजिए, उसे स्टरलाइज कर लीजिए, क्लीन कर लीजिए, और फिर यहाँ पे लंबोसेक्रल स्पेस में आप इंट्राथीकल देने के लिए एक लंबी नीडल लेकर के उसे पियर्स करते हैं। फिर आप देखेंगे कि थोड़ी देर के बाद जब आप सही पोजीशन में चले जाएंगे, आपकी नीडल चली जाएगी इंट्राथीकली, तो आपको वहाँ पे उसमें फ्लूइड आ जाता है, जो CSF फ्लूइड जो होता है यहाँ पे एक ड्रॉप आ जाता है। अगर फ्लूइड आ गया है तो वेल एंड गुड, नहीं आया है तो आप उसके जुगुलर को दबा सकते हैं। जैसे आप थोड़ी देर के लिए जुगुलर को दबाएंगे, फ्लूइड वहाँ से निकलने लगता है, यानी कि आपका जो पोजीशन है परफेक्ट है। और फिर आपको ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन है या एंटीबॉडी है, डायरेक्टली उसको CSF में डाल देना है।
ऐसा करने से आपकी रिकवरी फास्ट हो जाएगी और काफ को बचने की संभावना बढ़ जाएगी। इसके अलावा जब आपने एक बार इंजेक्ट कर दिया, पहले आपको एंटीबॉडी आप देना चाहते हैं तो पहले एंटीबॉडी दे लें, उसके बाद ही आपको फिर से उसके काफ को वुंड को केयर करना है, क्योंकि ये उससे भी इम्पोर्टेंट काम है। यहाँ पे हम जब तक वो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करता रहेगा, टॉक्सिन प्रोड्यूस होता रहेगा, आप कितना भी कोशिश कर लेंगे, क्योंकि आप एंटीबायोटिक तो दे रहे हैं, लेकिन अगर वहाँ पे नीडस बना रहेगा और बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करता रहेगा तो वो आपको ठीक नहीं होने देगा, उसका आपको मार सकता है। आपके ट्रीटमेंट कितना भी करेंगे वहाँ तक कितना एंटीबायोटिक का असर रहेगा। इससे बेहतर है कि उस वुंड का कंप्लीट डेब्रिडमेंट होना चाहिए। पहले वहाँ से पस हटाइए और साथ में सर्जिकली पूरा का पूरा एरिया काट करके आप रिमूव कर दीजिए, ताकि कहीं भी और उसमें स्पेस ही नहीं रहे कि वो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई कर सकता है। और इस तरह से ओपन वुंड छोड़ दीजिए। अगर आपने ओपन वुंड छोड़ दिया है तो यहाँ पे ऑक्सीजनेशन होने लगेगा और फर्दर वो अगर नेक्रोटिक नहीं है, कोई एरिया नहीं बचा है, तो वहाँ पे बैक्टीरिया फर्दर वो टॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो आपने पस हटा दिया, बैक्टीरिया हटा दिया। साथ ही साथ आप चाहें तो यहाँ पे बिटाडिन या पोविडोन आयोडीन डालेंगे। पोविडोन आयोडीन भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है। साथ ही साथ आप चाहें तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी इस पे डालें। हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालने के पीछे मकसद ये है कि नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करेगा और वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा। और आप जानते हैं कि ये बैक्टीरिया जो है सिर्फ और सिर्फ एनारोबिक कंडीशन में ही मल्टीप्लाई करता है। तो इस तरह से अगर आप वुंड मैनेजमेंट कर लें और जो मैंने प्रोटोकॉल कहा उसको आप फॉलो करें, तो लगभग आपके काफ की जान बचने की संभावना है। यहाँ देखते हैं हम लोग कुछ काफ हैं हमारे पास जिनका हमने फॉलोअप भी किया है। ये आप देख सकते हैं, ये डे 0 का काफ है। इसका हमने वीडियो इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि ये डे 0 पे बिल्कुल ही नहीं चल रहा था, लेकिन फुल्ली स्टिफ काफ था ये। इसको अगर आप देखेंगे तो ये डे 0 पे था, ये खा पी नहीं रहा था, बिल्कुल लॉक था। 7वें दिन पे ये बैठने लायक हो गया था। देख रहे हैं यहाँ पे कि इसने अपने पैरों को आराम से मोड़ लिया है, कान अभी भी इरेक्ट है। उस दिन भी 7वें दिन पे भी इसमें स्पास्टिसिटी थी और 21वें दिन पे बिल्कुल रिलैक्स था। तो वो काफ ठीक हो गया था इसी प्रोटोकॉल से ट्रीट करने के बाद। यहाँ पे भी एक काफ है जो एकदम स्टिफ था और 28वें दिन पे उसके पैरों में रिलैक्सेशन आ गया था, गर्दन में रिलैक्सेशन आ गया था, लेकिन पीछे के जो उसके मसल थे वो डैमेज हो गए थे, इतना ज़्यादा स्टिफनेस था। ये केस था जो ज़्यादा दिन के बाद प्रेजेंट था, बट ये काफ बच गया था टेटनस से। इसी तरह से एक और काफ है, ये भी डे 0 पे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल स्टिफ पड़ा हुआ है और 28वें दिन पे कम्प्लीटली रिलैक्स है और अपने दूध वगैरह सब कुछ पी रहा था, अपनी ज़िंदगी नॉर्मल जी रहा था। इसी तरह से ये बाफलो काफ है, ये फुल्ली स्टिफ है। ये एक्चुअली ट्रीटमेंट हम लोगों ने कर दिया है, उसके थोड़ी देर के बाद से इसका जॉ मसल रिलैक्स हुआ था, उसके बाद इसको थोड़ी रिलीफ भी आई थी। फिर भी आप पैरों में देख सकते हैं, कान में देख सकते हैं, बिल्कुल स्टिफनेस है और 21वें दिन पे ये कम्प्लीटली रिलैक्स हो गया था। तो ये मैं अपने जो अभी मैंने प्रोटोकॉल बताया उन प्रोटोकॉल से सारे काफ ठीक हुए हैं। इसी तरह से अभी हम आपको ले चलते हैं इनके वीडियोस पे, ताकि आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आए कि ये किस तरह से इम्प्रूव होता है। तो हम लोग हाँ, यहाँ पे ये जो मैं कह रहा था ये वो काफ है जो 7वें दिन पे आया था और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि चल पा रहा है, एक की स्टिफनेस चली गई है, बट स्टिल इसके कान और तेल जो हैं वो इरेक्ट हैं और कॉम्प्लाइंट है, स्पास्टिसिटी अभी भी है। तो 7वें दिन में इतना इम्प्रूवमेंट था जो पहले दिन बिल्कुल भी अटका हुआ था, एक कदम भी नहीं कर सकता था। 7वें दिन को रिलैक्स हो गया था और उसमें इम्प्रूवमेंट था। इसी काफ को हमने फिर से फॉलो किया और ये 21वें दिन पे देखिए कितना आराम से दौड़ रहा है और मज़े से अपनी दूध के लिए भाग रही है ना। तैयार है। तो इसमें काफ भी खुश है, उसकी माँ भी खुश है, ओनर भी खुश है और हमें भी खुशी है कि हमने जो प्रोटोकॉल डेवलप किया है वो कारगर है और वो काम करता है। यहाँ देखिए आप, ये दूध बड़े आराम से पीता है। इनिशियल साइन में जब दूध पीते हैं काफ तो वो गले के अंदर नहीं जाता है और मुंह से निकाल देते हैं। तो वो भी ओनर कहता है कि नाक से या मुंह से दूध निकाल। और इसमें
ठंडा कर दो। छोड़ दो, थोड़ा चलाओ, चलो। छोड़ दो, खुद से नहीं चलेगी। छोड़ दो, आप छोड़ दो। थोड़ा सा चलाओ। सारे टेटनस के लक्षण है और पहले दिन जब प्रेजेंट किया गया है उस दिन का है ये वीडियो। इसके बाद जब इसे किया इसके बाद आप पे जा सकते हैं और जो लाइट है आराम से चल पा रही है और इस तरह से मैं यही कह रहा था कि आप लोग मान दीजिए, फॉलो करेंगे मान दीजिए। आप टेटनस से बचा सकते हैं और मुझे लगता है कि आप लोगों को मेरा वीडियो देख करके इसमें जो भी मेड्स हैं उनको ज़रूर हेल्प मिलेगा और वो टेटनस से ग्रसित आपको विक्ट्री देने में सहायक हो। तो थैंक यू वेरी मच वीडियो को देखने के लिए, और आपको पसंद आता है तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।